हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज डैम्प्ड ऑसिलेशन से रिलेटेड कंप्लीट थ्योरी डिस्कस करेंगे, जिसमें क्यू फैक्टर, लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट, क्रिटिकली डैम्प्ड, ओवर डैम्प्ड ऑसिलेशंस क्या होते हैं, इन सबको स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, आप लोगों को अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस तो पता ही है। फॉर एग्जांपल स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम की अगर हम बात करें तो मास m अगर स्प्रिंग का है और स्प्रिंग कांस्टेंट अगर k गिवन है, तो ऐसे केस में इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट इज गिवन बाय अंडर रूट के बाय एम, और डिफरेंशियल इक्वेशन एफ इक्वल टू एम ए, तो एम इंटू ए हो गया डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर एंड एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स। तो दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ दिस मोशन, जिसका सॉल्यूशन एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव होता है। ए इज एम्पलीट्यूड एंड दिस एम्पलीट्यूड रिमेन्स कॉन्स्टेंट विद टाइम and energy also remains constant because there is no dissipative force. This kind of oscillations are called undamped oscillations. इसकी स्टडी हम लोगों ने पहले की हुई है। आज हम लोग डैम्प्ड ऑसिलेशन पढ़ने वाले हैं। डैम्प्ड ऑसिलेशन में क्या चेंज आ जाएगा? अगर इन अनडैम्प्ड ऑसिलेशन में एन एडिशनल फोर्स F इक्वल टू माइनस बी वी इज ऑल्सो एक्टिंग। F इक्वल टू माइनस बी वी फोर्स आप देख सकते हैं, दिस इज प्रपोर्शनल टू वेलोसिटी एंड अपोजिटली डायरेक्टेड, अपोजिट to the direction of velocity. Then if this force is also acting, जैसा कि आप लोग देखते हैं एयर रेजिस्टेंस जो होता है वो वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल होता है, अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। लिक्विड का विस्कस फोर्स आप लोगों ने पढ़ा है 6 पाई ईटा आर वी होता है। तो यहाँ पर अगर आप 6 पाई ईटा आर को देखेंगे तो 6 पाई ईटा आर वी की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी? बी के बराबर हो जाएगी। दिस बी इज कॉल्ड डैम्पिंग कॉन्स्टेंट। तो इसी की अगर हम मोशन की बात करें तो इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या चेंज आ जाएगा? एफ, that is m d2x by dt square equal to, now there are two forces acting, minus kx which was already acting और minus bv हम लोगों ने additional force apply कर दिया है। इस additional force apply करने की वजह से क्या consequences होंगे वो हम स्टडी करने जा रहे हैं। So differential equation is given by m d2x by dt square plus kx plus bv equal to 0। इसका सॉल्यूशन अगर हम देखेंगे तो ये सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन जो है आपका, दैट इज बियॉन्ड योर सिलेबस, आपको इसका डायरेक्ट रिजल्ट ध्यान रखना है। डायरेक्ट रिजल्ट जो है, एंड रिजल्ट, वो आता है x इक्वल टू ए नॉट ई टू द पावर माइनस बी टी बाई टू एम साइन ओमेगा डैश टी प्लस फाइव। इसमें आप कुछ चेंजेस देख रहे होंगे। यहाँ पर ये ओमेगा डैश जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट से डिफरेंट है। ओमेगा नॉट वो वाली फ्रीक्वेंसी थी जबकि कोई डैम्पिंग नहीं हो रही थी। अब जो फ्रीक्वेंसी आती है ओमेगा डैश, ये थोड़ी सी कम आती है इससे। कितनी है? अंडर रूट ऑफ ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस बी बाई टू एम का होल स्क्वायर। तो बी बाई टू एम का होल स्क्वायर, ये एक एडिशनल फैक्टर इसमें आ रहा है, और दिस एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज लेस देन दैट फ्रीक्वेंसी विच वॉज इन द केस ऑफ अनडैम्प्ड ऑसिलेशन। बी मैंने आप लोगों को बताया, दिस इज कॉल्ड डैम्पिंग कॉन्स्टेंट। यहाँ पर हम जो भी सॉल्यूशंस ले रहे हैं वो सॉल्यूशंस ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि ओमेगा नॉट स्क्वायर इज ग्रेटर देन बी बाई टू एम का स्क्वायर, और यू कैन से ओमेगा नॉट इज ग्रेटर देन बी बाई टू एम। क्योंकि ओमेगा नॉट अगर ग्रेटर देन बी बाई टू एम नहीं होगा तो अंडर रूट के अंदर नेगेटिव साइन आ जाएगा और फिर इसका कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो फिर आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि दिस सॉल्यूशन एज्यूम्स दैट डैम्पिंग इज स्मॉल सो दैट दिस क्वांटिटी इज पॉजिटिव। अगर स्मॉल डैम्पिंग ले लें, स्मॉल डैम्पिंग का मतलब है अगर बी बहुत स्मॉल हो जाएगा तो बी स्क्वायर और भी ज़्यादा स्मॉल हो जाता है, और वैसे केस में हम कह सकते हैं कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा डैश ओमेगा नॉट के बराबर ही आएगी। तो ऐसे केस में आप कह सकते हैं कि टाइम पीरियड पर कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, और यू कैन से ऑलमोस्ट टाइम पीरियड विल रिमेन सेम। बट एक एडिशनल इंटरेस्टिंग चेंज ज़रूर आएगा उस केस में भी कि एम्पलीट्यूड जो है ऑसिलेशंस का, ये वाला जो टर्म है ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव आप लिखते थे, ए की जगह ये वाला टर्म आ रहा है। दिस टर्म इज बेसिकली एम्पलीट्यूड टर्म एंड दिस टर्म यू कैन से इज चेंजिंग विद टाइम, दिस इज एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग। तो अनडैम्प्ड ऑसिलेशन के केस में एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशंस कीप्स ऑन डिक्रीजिंग विद टाइम एक्सपोनेंशियली। ए टी इज इक्वल टू ए नॉट ई टू द पावर माइनस बी टी बाई टू एम, वेयर ए नॉट इज इनिशियल एम्पलीट्यूड। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इसके जो ऑसिलेशंस होंगे, ये ऑसिलेशंस में एम्पलीट्यूड आप देख सकते हैं टाइम के साथ डिक्रीज होता चला जा रहा है। टाइम पीरियड, ये एक ऑसिलेशन जहाँ से स्टार्ट हुआ और दोबारा जब ये मीन पोजीशन पर पहुँचेगा उसी फेज में,
इन दोनों के बीच का जो टाइम होगा दैट इज़ कॉल्ड वन टाइम पीरियड टी। और जब ये एक मीन पोजीशन से दोबारा मीन पोजीशन पर पहुंचता है कंजिक्यूटिव, तो दिस टाइम इज t/2। एक चीज़ यहाँ पर आपको खास ध्यान रखनी है, ये जो इसका एनवलप है ये यहाँ पर एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होता चला जा रहा है एम्पलीट्यूड। दिस इज e⁻t/τ। टॉ बेसिकली इस 2m/b हो जाएगा। यहाँ पर अगर आप देखें e⁻t/2m होता है, तो 2m/b इज बेसिकली टॉ। दिस इज कॉल्ड लाइफ टाइम ऑफ ऑसिलेशंस। लाइफ टाइम ऑफ ऑसिलेशंस को आप कैसे डिफाइन करते हैं, अगर आप लिखें a=a0 e⁻t/τ, if τ is equal to t then amplitude will become a0/e। तो that time duration in which amplitude reduces to 1/e times of initial amplitude, this is called lifetime। ये डेफिनेशन भी आपको ध्यान रखनी है, इस पर बेस्ड प्रॉब्लम्स भी पूछे जाते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड प्रॉब्लम्स पूछे जाते हैं। एक चीज़ आपको और ध्यान रखनी है, मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक पहुंचने में जो टाइम लगता है ये टाइम t/2 का हाफ नहीं होता, बल्कि ये टाइम t/4 से स्लाइटली कम होता है। तो मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक जब जो पहुंचता है वो टाइम t/4 से स्लाइटली डिक्रीज होता है, और फिर एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन तक पहुंचने का टाइम t/4 से स्लाइटली ज़्यादा होता है, और ये दोनों मिलाकर t/2 के बराबर ही होते हैं। ऐसा क्यों होता है ये भी आप समझ सकते हैं। मीन पोजीशन से जब पार्टिकल दूर जा रहा है तो उसकी वेलोसिटी जो है वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन के अलॉन्ग है सपोज, तो ऐसे केस में kx फोर्स इसका अपोज कर रहा होगा और bv फोर्स वेलोसिटी का हमेशा अपोज करता है, तो kx और bv दोनों सेम डायरेक्शन में लग रहे होंगे, और जो इसका रिटार्डेशन होगा वो kx + bv डिवाइडेड बाय m होगा। लेकिन जब ये मीन पोजीशन की तरफ वापस आ रहा होगा उस टाइम पर kx तो मीन पोजीशन की तरफ ही लग रहा होगा क्योंकि स्प्रिंग इज स्टिल एक्सटेंडेड, बट वेलोसिटी जो है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स bv लगता है, तो अब जो इसका एक्सेलरेशन होगा वो kx - bv डिवाइडेड बाय m होगा। तो वेलोसिटी का रिटार्डेशन ज़्यादा था और एक्सेलरेशन कम है, तो ऐसे केस में एक्सट्रीम पोजीशन तक पहुंचने में t/4 से कम टाइम लगेगा, और एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन तक वापस आने में t/4 से ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन टोटल मिलाकर टाइम t/2 ही हो जाएगा, मीन पोजीशन से मीन पोजीशन तक वापस आने का टाइम। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस पर को भी आपको ध्यान रखना है। इस पर बेस्ड भी स्टेटमेंट की फॉर्म में डायरेक्ट प्रॉब्लम्स पूछे जा सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं और अब एनालिसिस करते हैं कि ये क्रिटिकली डैम्प्ड और ओवर डैम्प्ड ऑसिलेशंस क्या होते हैं। देखिए, अगर ये क्वांटिटी ज़ीरो हो जाए तो ऑसिलेशंस नहीं होंगे, वैसे केस में हम इनको ऑसिलेशंस नहीं बोलेंगे, और जो है वो पार्टिकल मीन एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन तक आएगा और फिर रेस्ट में आ जाएगा। तो अगर ओमेगा नॉट की वैल्यू b/2m के बराबर हो जाती है, तो ओमेगा नॉट अगर b/2m के बराबर हो जाएगा तो ओमेगा डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी, ज़ीरो आ जाएगी। ओमेगा डैश की वैल्यू ज़ीरो आने का मतलब है कि ऑसिलेशंस विल सीज आउट, ऑसिलेशंस डिक्रीजेस टू ज़ीरो इन मिनिमम टाइम। तो मिनिमम टाइम में अगर ऑसिलेशन डिक्रीज टू ज़ीरो हो जाते हैं, दिस कंडीशन इज कॉल्ड क्रिटिकली डैम्प्ड। और अगर ओमेगा नॉट की वैल्यू b/2m से ज़्यादा है, इफ़ ओमेगा नॉट इज लेस देन b/2m और b इज ग्रेटर देन 2m ओमेगा नॉट, इन दैट केस इसके अंदर नेगेटिव आ जाएगा ओमेगा डैश के अंदर, उस केस में भी ऑसिलेशंस नहीं होंगे, बट दैट कंडीशन इज कॉल्ड ओवर डैम्प्ड। हमारी जितनी भी डे टू डे लाइफ में हम इसकी एप्लीकेशंस देखते हैं, फॉर एग्जांपल कार और बाइक का सस्पेंशन आप देखते हैं, या गैल्वेनोमीटर देखते हैं, डोर क्लोजर देखते हैं, इन सब सिचुएशंस में क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल बाइक का अगर आप एग्जांपल लें और बम्पी रोड पर अगर जा रहे हैं, तो किसी जगह पर अगर जर्क आता है, गड्ढा आता है, तो उस जगह पर आप देखते हैं कि बाइक थोड़ा ऑसिलेट करती है। तो आप चाहेंगे कि ऑसिलेशंस कंटिन्यू ना रहें, बल्कि जल्दी से जल्दी वो ऑसिलेशंस डिक्रीज होकर ज़ीरो हो जाएं। तो मिनिमम टाइम में अगर आपको ऑसिलेशंस को ज़ीरो करना है तो वैसे केस में आप क्रिटिकली डैम्प्ड केस लेकर चलेंगे। ऐसे ही गैल्वेनोमीटर में भी आप देखते हैं रीडिंग लेने के लिए जब करंट फ्लो होता है तो टॉर्क लगता है, और टॉर्क लगने की वजह से जो पॉइंटर है वो ऑसिलेट करता है। आप चाहते हैं कि ऑसिलेशंस जल्दी से जल्दी सीज करें और जहाँ पर नेट टॉर्क ज़ीरो है वहाँ पर आकर पॉइंटर रीडिंग शो करे। तो गैल्वेनोमीटर के केस में भी हम वैसी कंडीशंस रखते हैं जिस कंडीशन में ऑसिलेशंस क्रिटिकली डैम्प्ड ऑसिलेशंस हों। तो आप ध्यान रखिए, डे टू डे लाइफ में हम लोग क्रिटिकली डैम्प्ड ऑसिलेशंस का यूज़ काफ़ी करते हैं, उसके लिए इस कंडीशन को सेटिस्फाई होना चाहिए। अगर आपको इस तरीके से दो ग्राफ दे दिए जाएँ जिसमें दोनों में ही ये डिक्रीज होकर ज़ीरो हो रहा है, ऑसिलेशंस दोनों ही केस में नहीं हो रहे हैं, तो मिनिमम टाइम में जिस केस में ऑसिलेशन ज़ीरो हो रहे होंगे वो क्रिटिकली डैम्प्ड होगा,
और उससे ज़्यादा टाइम अगर ले रहा होगा तो ओवर डैम्प्ड ऑसिलेशंस होंगे। तो मिनिमम टाइम में जीरो होने का टाइम पीरियड निकाल सकते हैं, उससे ज़्यादा टाइम में अगर ऑसिलेशन सीज करके जीरो हो रहे हैं तो ओवर डैम्प्ड ऑसिलेशन कहा जाएगा। तो क्रिटिकली डैम्प्ड और ओवर डैम्प्ड ऑसिलेशंस आपके माइंड में क्लियर रहने चाहिए, इन पर बेस कुछ प्रॉब्लम्स भी बन सकते हैं। अगर हम एनर्जी का एनालिसिस देखें तो एनर्जी इस केस में अगर आप देखें तो हम ये डिफाइन करते हैं कि फ्रैक्शनल लॉस ऑफ एनर्जी जो होता है, यानी एक पर साइकिल अगर हम देखें डेल्टा ई बाई ई, दिस इज कॉल्ड फ्रैक्शनल लॉस ऑफ एनर्जी, तो 2 पाई डिवाइडेड बाय डेल्टा ई बाई ई पर साइकिल, दिस क्वांटिटी इज डिफाइंड एज क्वालिटी फैक्टर ऑफ ऑसिलेशंस, डैम्प्ड ऑसिलेशंस। ये क्वालिटी फैक्टर आपको ये बताता है कि क्वालिटी फैक्टर जितना ज़्यादा होगा इसका मतलब डी बाई ई पर साइकिल उतना ही कम है। दिस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू, Q इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रैक्शनल लॉस ऑफ एनर्जी पर साइकिल। तो अगर फ्रैक्शनल लॉस ऑफ एनर्जी पर साइकिल कम होगा तो क्वालिटी फैक्टर ज़्यादा होगा, इसका मतलब यह है कि ज़्यादा देर तक ऑसिलेशन सस्टेन करेंगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि क्वालिटी फैक्टर इज बेसिकली पैरामीटर ऑफ हाउ लॉन्ग दीज ऑसिलेशंस विल सस्टेन। अगर हम एनर्जी की बात करें कि इसकी एनर्जी किस तरीके से चेंज हो रही है, तो आपको पता है कि ऑसिलेशंस की जो इंस्टेंटेनियस एनर्जी होती है वो हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर के बराबर आती है। अगर मैं स्मॉल डैम्पिंग कंसीडर कर लूँ तो स्मॉल डैम्पिंग के केस में ओमेगा विल बी इक्वल टू ओमेगा डैश विल बी इक्वल टू ओमेगा नॉट, और ऐसे केस में हम कह सकते हैं कि टोटल एनर्जी कितनी होती है, हाफ एम ओमेगा नॉट स्क्वायर ए स्क्वायर होती। बट यहाँ ए टाइम के साथ वेरी कर रहा है, तो हाफ एम ओमेगा नॉट स्क्वायर ए की जगह हमने रख दिया ए नॉट स्क्वायर ई टू दी पावर माइनस बी टी बाई टू एम का होल स्क्वायर आता। तो बी टी बाई टू एम का होल स्क्वायर करने से 2 से 2 का फैक्टर कैंसिल हो जाता है और ई टू दी पावर माइनस बी टी बाई एम बचेगा। ये जो आपकी एनर्जी है हाफ एम ओमेगा नॉट स्क्वायर ए नॉट स्क्वायर, दिस इज इनिशियल एनर्जी। दिस इनिशियल एनर्जी कैन बी रिटन एज ई नॉट, एंड ई इन टर्म्स ऑफ इनिशियल एनर्जी कैन बी रिटन एज ई इक्वल टू ई नॉट ई टू दी पावर माइनस बी बाई एम इन टू टी। अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट कर दें तो हम डी बाई ई की वैल्यू निकाल सकते हैं फॉर वन साइकिल। तो डी बाई डी टी मैंने डिफ्रेंशिएट किया है, डिफ्रेंशिएट करने के बाद ये कितना आ रहा है, माइनस बी बाई एम इंटू ई। ये ई नॉट इंटू ई टू द पावर माइनस बी टी बाई टू एम की वैल्यू हमने यहाँ से ई के बराबर रख दी है। तो डी बाई डी टी कम्स आउट टू बी ई टू द पावर माइनस बी बाई एम इंटू ई। अगर हम ये निकालना चाहते हैं कि डी बाई ई कितना होगा, डी बाई डी आर फ्रैक्शनल लॉसेस, यहाँ पर हमने मॉड ले लिया है, नेगेटिव साइन हटा देंगे, दैट इज बी बाई एम इंटू डी टी। और फॉर वन साइकिल डी टी की वैल्यू कितने के बराबर रख देंगे, कैपिटल टी के बराबर रख देंगे, और वो यहाँ पर अगर पुट कर देंगे तो क्यू की वैल्यू आ जाएगी। तो क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बेसिकली क्यू विल बी इक्वल टू डी बाई ई, यहाँ पहले हम निकाल देते हैं कितना होगा, बी बाई एम इंटू डी टी की जगह कैपिटल टी रख दिया, टाइम पीरियड ऑफ वन साइकिल, दैट इज 2 पाई बाई ओमेगा डैश। फॉर स्मॉल डैम्पिंग दिस ओमेगा डैश विल बी इक्वल टू ओमेगा नॉट। तो क्वालिटी फैक्टर आपके पास कितना आ जाता है, 2 पाई अपॉन डी ई बाई ई, विच कम्स आउट टू बी एम ओमेगा डैश बाई बी। तो आप ये ध्यान रखें, एम ओमेगा डैश बाई बी इज गोइंग टू बी योर क्वालिटी फैक्टर, एंड फॉर स्मॉल डैम्पिंग दिस इज एम ओमेगा नॉट बाय बी इज योर क्वालिटी फैक्टर। इसको भी आपको याद रखना है, इस पर बेस भी प्रॉब्लम्स पूछे जाते हैं। फॉर अनडैम्प्ड ऑसिलेशन अगर आप देखें तो कोई फ्रैक्शनल लॉसेज नहीं होते, डी बाई ई उस केस में क्या होता है, जीरो, इसलिए क्वालिटी फैक्टर इन्फिनिटी होता है। तो अगर लॉसेज नहीं हो रहे हैं तो क्वालिटी फैक्टर शुड बी जीरो, और क्वालिटी फैक्टर जितना हाई होगा इतना मतलब लॉसेज उतने ही कम हो रहे हैं। तो क्यू ज़्यादा का मतलब क्या होगा, डैम्पिंग इज लेस। क्वालिटी फैक्टर के बाद आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें ध्यान रखनी है जिस पे बेस्ड डायरेक्ट प्रॉब्लम्स पूछे जाते हैं, दैट टर्म इज डिफाइंड एज लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट। लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट, दिस इज डिफाइंड एज द नेचुरल लॉगरिथम ऑफ रेशियो ऑफ सक्सेसिव एम्पलीट्यूड ऑन द सेम साइड ऑफ मीन पोजीशन। जैसे अगर हम देखें तो मीन पोजीशन पर पहले ये x1 तक गया मैक्सिमम, उसके बाद इसी साइड में ये x2 तक गया, तो ln x1 बाई x2 लॉगरिथमिक ऑफ रेशियो ऑफ सक्सेसिव एम्पलीट्यूड्स ऑन द सेम साइड ऑफ मीन पोजीशन, दिस इज डिफाइंड एज लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट डेल्टा। ये लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट डेल्टा जो है आपको ये रेट ऑफ डिके इन एम्पलीट्यूड बताता है। तो कहीं पर रेट ऑफ डिके इन एम्पलीट्यूड भी अगर पूछा जाए तो बेसिकली वो लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट की बात ही कर रहा है। तो रेट ऑफ डिके इन एम्पलीट्यूड इज मेजर्ड बाय लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट। तो डेल्टा आपको बेसिकली क्या कैलकुलेट करना है, ln x1 बाय x2। यहाँ पर अगर हम x1 कैलकुलेट करना चाहें तो x इक्वल टू कितना होगा, a साइन ओमेगा t प्लस फाइव वाली इक्वेशन से x1 विल बी इक्वल टू a नॉट e टू द पावर माइनस बी t1 बाई 2m साइन ओमेगा डैश t1 प्लस 5, और x2 विल बी इक्वल टू a नॉट e टू द पावर माइनस बी t2 बाई 2m साइन ओमेगा डैश, एंड t2 कैन बी रिटर्न एज t1 प्लस कैपिटल t। सो t1 प्लस कैपिटल t प्लस 5। आपको पता है
कि यहाँ पर साइन की वैल्यू इस जगह पर भी 1 ही है और साइन का जो फैक्टर है इस जगह पर भी 1 ही होगा, तो बेसिकली ये भी 1 के बराबर ही है और ये पूरा फैक्टर भी 1 के बराबर ही है। एक पूरी साइकिल के बाद ये साइन की वैल्यू अपने आप को रिपीट करेगी, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अगर हम रेशो लेंगे ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे और x1/x2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, e⁻b/2m इंटू t2 माइनस t1। नेगेटिव साइन भी मैंने अंदर ले लिया इसलिए t2 माइनस t1 कर दिया है। और यहाँ पर अगर आप लॉग लेते हैं तो डेल्टा कम्स आउट टू बी ln x1/x2 विच इज b/2m इंटू टी। टी की वैल्यू अगर आप पुट कर दें तो b/2m इंटू 2π/ω' आ जाता है। 2m ω'/b, ω'/2m/b, ये आप लोगों ने क्वालिटी फैक्टर डिफाइन किया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वालिटी फैक्टर इक्वल टू m ω'/b, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, सॉरी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और m ω'/b दिस इज डिफाइंड एज क्वालिटी फैक्टर, तो लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट कम्स आउट टू बी π/q। तो ये भी आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है कि अगर क्वालिटी फैक्टर पता है तो लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट आप सीधे π/q से कैलकुलेट कर सकते हैं, विच इज डिफाइंड एज रेट ऑफ डिके इन एम्पलीट्यूड। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं जो आपको अगर पता है, अगर आप इनको याद रख सकते हैं फॉर्मूलों को, तो आपसे कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो कि आप इसका नहीं कर पाएँ। सारे के सारे क्वेश्चन इस थ्योरी से आपके कवर हो जाते हैं। मेंस में, बोर्ड में और किसी भी एग्ज़ाम में जहाँ पर भी आपको इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आएगा आप उसको इजीली सॉल्व कर पाएंगे। इनके अच्छी तरीके से नोट्स बना लीजिए और फिर इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, आप देखेंगे कि आपको डैम्प्ड ऑसिलेशंस इजी लगने लगेगा। ओके, एंजॉय योर डे।